एबीपी न्यूज पर आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश शिखर सम्मेलन, बदलते भारत की बदलती तस्वीर। और यह मौका इसीलिए खास है क्योंकि आज से 3 साल पहले देश ने एक ऐसी सरकार को चुना था जिस पर बहुत ज्यादा उम्मीदें डाली गई। ना सिर्फ सीट के मार्फत से कि इतनी सारी सीटें झोली भरकर मोदी सरकार को दी गई, बल्कि इससे पहले जो सरकारें थी उन पर आमतौर पर पॉलिसी पैरालिसिस का आरोप लगता था। उन पर आरोप लगता था कि किस तरह से नीतियां अटकी हुई हैं, बिल पास नहीं हो रहे, सबसे गंभीर भ्रष्टाचार के आरोप लगते थे। इस सब से ऊबकर जनता ने एक नई उम्मीद देखी बीजेपी के नेतृत्व में और खास तौर पर नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में। एक बड़ा मैंडेट दिया और 30 सालों में ऐसा पहली बार हुआ इंडियन पॉलिटिक्स में कि एक सरकार, एक गठबंधन अपने बल पर पूर्ण बहुमत के साथ सत्ता में आ गया। सत्ता तो मिल गई, लेकिन उसके बाद हर कदम पर पैनी नजर रखी जाने लगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कई कड़े फैसले लिए, बड़े फैसले लिए, कुछ नई बातें सामने रखी, चाहे वो स्टार्टअप इंडिया हो, चाहे वो मेक इन इंडिया हो, न्यू इंडिया की उन्होंने बात की। उन्होंने शुरुआत में ही ये कहा कि उनको प्रधानमंत्री के रूप में देश ना देखे, उन्हें एक चौकीदार के तौर पर, प्रधान सेवक के तौर पर ये देश देखे। और बहुत ज्यादा उम्मीदें हैं, तो वो चाहे उज्ज्वला योजना के माध्यम से हो, चाहे जनधन योजना के माध्यम से हो, चाहे टेक्नोलॉजी के माध्यम से गांव को जोड़ने की बात हो, युवाओं को रोजगार देने का एक बड़ा वादा किया गया था। उस पर कई तरह के सवाल उठते हैं कि क्या वो वादा पूरा हो पाया। लेकिन इसके साथ ही जो गरीबों तक गैस के सिलेंडर पहुंचे या फिर लोगों ने खुद अपनी सब्सिडी छोड़ी एक ऐसे कॉज के लिए जिसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गरीबों के हित में बताया, तो बहुत सारी चीजें हुई। और सबसे बड़ी बात यह है, देखिए कि लोकतंत्र में जनता का फैसला सर्वोपरि होता है और आपका इम्तिहान एक राजनीतिक पार्टी के तौर पर तब होता है जब आप जनता की अदालत में जाते हैं। तो चुनाव दर चुनाव, चाहे वो लोकल इलेक्शंस हो या वो राष्ट्रीय स्तर के चुनाव हो, नरेंद्र मोदी, उनकी पार्टी विजय दर्ज करती रही। दिल्ली और बिहार ऐसे राज्य रहे जहां पर धक्का लगा, लेकिन उसके अलावा जितने भी हाल फिलहाल में जो 5 राज्यों के चुनाव हुए उसमें बंपर जीत। और इस वक्त हमारे साथ रविशंकर प्रसाद जी, खास मेहमान हमारे जुड़ गए हैं। आपको बता दें, बदलते भारत की बदलती तस्वीर पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं देश के कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद, जो कि आईटी मंत्री भी हैं। और ये अपने आप में इसलिए अहम हो जाता है क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का डिजिटल इंडिया और न्यू इंडिया का जो सपना है उसे साकार करने की एक बड़ी जिम्मेदारी रविशंकर प्रसाद जी के कंधों पर है। पेशे से वकील और सरकार की नीतियों के भी सबसे बड़े वकील रविशंकर प्रसाद जी को मैं आमंत्रित करना चाहूंगी मंच पर। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका एबीपी न्यूज के शिखर सम्मेलन में। और उनके साथ इस सत्र को आगे बढ़ाएंगे मेरे सहयोगी अनुराग मुस्कान। बहुत बहुत शुक्रिया नेहा, आपका बहुत बहुत स्वागत है। रविशंकर जी आपका धन्यवाद। कैसे हैं सर आप? ठीक ठाक, बढ़िया। मैं आपसे सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करूं। जनता के सवाल, मेरे सवाल, फेसबुक ट्विटर पर भी हमने सवाल लिए हैं वो सवाल। उससे पहले मैं चाहूंगा कि चूंकि मोदी सरकार के 3 साल पूरे हुए हैं, अच्छे दिन आ गए ये दावा पेश किया गया है। मैं चाहूंगा कि मैं आपको मौका दूं, आप आएं स्टेज पर और इन 3 सालों का लेखा जोखा 5 मिनट में हमें देने की कोशिश करें कि अब तक की उपलब्धियां क्या रही हैं मोदी सरकार की। स्वागत है सर। आपने मुझे पहले साल में भी बुलाया, दूसरे में भी बुलाया, तीसरे में भी बुलाया, धन्यवाद। उम्मीद कर रहा हूं चौथे और 5वें में भी बुलाएंगे। देखिए मित्रों, क्या हमने किया है देश को। कल हमारी इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में एक बहुत बड़ी विजय हुई है। दुनिया के जस्टिस सिस्टम के सामने हमने पाकिस्तान को बेनकाब किया है। आज पाकिस्तान टेस्ट पर है। ऐसे होता है देश के लिए कैसे करना। अगर एक हमारा नागरिक कुलभूषण यादव परेशान है तो भारत सरकार खड़ी है। अगर सीरिया में, लेबनान में, इराक में, यमन में भारतीय सूडान में फंसे हैं तो हमारी सरकार उनको रेस्क्यू करती है। और देश में हम प्रेरणा कैसी जगाते हैं कि दुनिया के एक बड़े वकील हरीश साल्वे हमारे वकील थे, वो 1 रुपया फीस लेते हैं और पाकिस्तान के वकील करोड़ों लेते हैं। अभी पाकिस्तान में यही बहस चल रही है कि पाकिस्तान हार भी गया और करोड़ों खर्चा भी किया और भारत का क्या आईन है। हमने देश की साख बढ़ाई है, देश की प्रतिष्ठा बढ़ाई है। आज 3 साल हो गए, हमारी सरकार ईमानदार है और ईमानदार रहेगी। फैसले ईमानदारी से होते हैं। लेकिन 2-3 छोटी बातें बहुत कहूंगा, बाकी प्रश्नोत्तर में लूंगा।
हमारी सरकार, पीएम ने कहा था आते समय गरीबों के लिए जिएगी। हमने क्या किया? आधार से गरीबों का बैंक अकाउंट जोड़ा, फोन से सीड किया मोबाइल से और सीधा उनके बैंक अकाउंट में भेजना शुरू किया। आज हमने 50,000 करोड़ रुपए बचाए जो बिचौलिए खा जाया करते थे। बेटी पैदा नहीं हुई, बड़ी हो गई और विधवा पेंशन भी लेती थी। याद करिए आप कुमावत जी, कहा था राजीव गांधी ने मैं दिल्ली से 1 रुपया भेजता हूं और जमीन पर 15 पैसे पहुंचते हैं। मोदी जी की सरकार के में हम गरीबों के अकाउंट में 100 रुपये दिल्ली से भेजते हैं और इनके अकाउंट में 100 रुपये जाते हैं। बाकी आपने देखा ये मुद्रा योजना, कभी आप समझ सकते हैं कि 7 करोड़ 45 लाख लोगों ने 4 लाख करोड़ रुपया लोन लिया है। गरीब, ठेले वाले, चाय वाले, छोटे दुकान वाले, उन्हें नौकरियां भी दी हैं। उज्ज्वला योजना, 2 करोड़ गरीबों को हमने गैस दिया जिनकी आंख परेशान हुआ करते थे धुएं से। किसानों के लिए फसल बीमा योजना, उनके लिए मंडी बनाया। और आज जो आपने डिजिटल इंडिया की बात मेरे परिचय में कही, आज डिजिटल इंडिया, मेक इन इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, ये क्या है? ये भारत को एक नई तकनीक से मजबूत करने की कोशिश है और वो काम हम कर रहे हैं। और एक बात मैं अवश्य कहना चाहूंगा, भारत की आईटी इंडस्ट्री में 40 लाख लोग डायरेक्टली काम करते हैं, 1 करोड़ 15 लाख लोग इनडायरेक्टली काम करते हैं, जिसमें 1/3 महिलाएं हैं। और हमने इस आंदोलन को जमीन पर कैसे लाया? कॉमन सर्विस सेंटर लाकर के 2.5 लाख कर दिया और आज बहुत बड़ी महिलाएं, दलित महिलाएं, बाकी गरीब महिलाएं जमीन पर डिजिटल सर्विस भी दे रही हैं। हम कैसे काम करते हैं? आपसे एक बात कहना चाहेंगे और आपके दर्शकों को, हमारी सरकार आई थी तो नोफन के अंतर्गत ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क लगा था 3 साल में 358 किलोमीटर। 3 साल में 358 किलोमीटर, 2.5 लाख गांव को जोड़ने के लिए हमने जोड़ा 3 साल में 1,80,000 किलोमीटर। यह है मोदी जी सरकार के काम करने का तरीका। मैं इलेक्ट्रॉनिक का भी मंत्री हूं आईटी के साथ साथ। मोदी जी ने कहा कि 108 करोड़ फोन है, बनते कितने हैं? हम लग गए। आज मुझे इस चैनल पर बताते हुए खुशी हो रही है कि पिछले 2.5 साल में 72 मोबाइल बनाने वाली कंपनी भारत में आ गई है और लगभग 12 करोड़ मोबाइल फोन बना है, जो हम कहते हैं हिंदुस्तान में बनाओ और बाहर एक्सपोर्ट भी करो। तो आज मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, बाकी हो रही है। बाकी जो भारत का मान है, भारत का ईमान है, सबसे अधिक पूंजी निवेश हुआ है, 7% ग्रोथ रेट है। दुनिया में भारत की आर्थिक स्थिति में बहुत बड़ी शान है। हमने डिमोनेटाइजेशन में जो नए नए उपकरण लाए हैं, चाहे वो भीम ऐप हो या बाकी हो, तो भारत टेक्नोलॉजी में देखिए, आधार बनाने में सिर्फ लगता है सिर्फ 2 रुपया और 3 करोड़ लोगों को हम रोज ऑथेंटिकेट करते हैं जीरो कॉस्ट। डिजिटल लॉकर वो भी सस्ते में बनता है। मोबाइल की बात मैंने बताई। एक मैं आपसे भारत की प्रतिष्ठा के बारे में एक और बात कहना चाहूंगा। 3 तलाक का विषय कोर्ट में चला है, निर्णय है, मैं मुझे उस पर कुछ नहीं कहना है। लेकिन भारत सरकार ने क्या स्टैंड लिया? आज मैं एबीपी के चैनल पर बड़ी मजबूती से कहना चाहता हूं, नरेंद्र मोदी जी की सरकार 3 तलाक की पीड़ित महिलाओं के साथ मजबूती से खड़ी है। और यह सवाल न इबादत का है, न पूजा का है, न प्रार्थना का है। यह सवाल है नारी न्याय, नारी गरिमा, नारी समानता, जेंडर जस्टिस, जेंडर इक्वालिटी एंड जेंडर डिग्निटी। 70 साल बाद संविधान के आने के बाद क्या ऐसा हो सकता है कि बड़े समाज की महिलाओं को कहा जाएगा तुम घर से बाहर जाओ, 3 बार तलाक बोल दिया? यह असंवैधानिक है, आर्टिकल 14, 15, 21 के खिलाफ। दूसरी बात बहुत जरूरी, हम इबादत का सम्मान करते हैं। हर कुप्रथा इबादत का अंग नहीं हो सकती। क्या कोई हिंदू कहेगा कि हम दलित के खिलाफ छुआछूत करेंगे क्योंकि मेरी पूजा के लिए जरूरी है? छुआछूत असंवैधानिक है। और अगर 20 से अधिक इस्लामिक देशों में, जैसे पाकिस्तान भी है, अफगानिस्तान भी है, सीरिया है, इजिप्ट है, मोरक्को है, इंडोनेशिया है, बदलाव हो सकता है, तो भारत तो सेक्युलर मुल्क है। लेकिन एक बात मुझे जरूर कहनी है, हर बात पर अपनी अपनी बड़ी बड़ी बात टिप्पणी करने वाले देश की बड़ी महिला नेत्री खामोश क्यों हैं? सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी, मायावती, ममता जी। आज इतनी बड़ी संख्या में हमारे मुसलमान बहनों के साथ 3 तलाक को लेकर अत्याचार है, अन्याय है, लेकिन यह खामोशी क्यों है? यही खामोशी बताती है कि वोट बैंक के चूल्हे पर सब कुछ सिकता है। इसको बदलना है और इसको बदलने के लिए
अपनी आरंभिक टिप्पणी मुझे यही करनी है, बाकी बोलने के लिए बहुत है। देखो मित्रों, देश बदलने के रास्ते पर चल पड़ा है। हमने कहा था ना, देश बदलेंगे, तो भारत बदलने के रास्ते पर चल पड़ा है। कीमतें स्थिर हैं, इन्फ्लेशन कंट्रोल में है, आर्थिक व्यवस्था अच्छी है, भारत का आइन बढ़ रहा है। और हां, भारत की सुरक्षा में हम सख्ती करेंगे, प्रामाणिक रूप से करेंगे, और इस पर भारत कभी समझौता नहीं करेगा। आज दुनिया में भारत की प्रतिष्ठा बढ़ी है, हिंदुस्तान में भी है। अगर आज मोदी जी बार बार चुनाव जीतते हैं तो जनता का स्नेह हमें मिलता है। और आज इस चैनल पर मैं भारत की जनता को प्रणाम करता हूं कि बीजेपी के प्रति जो उन्होंने स्नेह दिया है। देखिए, कुछ लोग तो शिकायत करेंगे, शिकायत करने वाले पर मुझे कुछ नहीं कहना है। हिंदुस्तान आगे बढ़ रहा है। हमने गिलास को आधा दो तिहाई भरा है। 5 साल का वक्त दीजिए और चमकाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। रविशंकर जी से बातचीत का सिलसिला शुरू करने से पहले मैं बता दूं कि हमारे सामने ऑडियंस भी है, कई विशिष्ट जन इसमें मौजूद हैं। आप लोग सवाल पूछना चाहें तो रविशंकर जी से पूछ सकते हैं। आपके सामने स्लिप है, पेंसिल है, आप उस पर अपना सवाल लिख करके मेरी सहयोगी नेहा तक पहुंचा सकते हैं। नेहा मुझ तक पहुंचा देगी और मैं वो सवाल रविशंकर जी से पूछ लूंगा। रविशंकर जी, सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि हम बहुत व्यापक पैमाने पर बातचीत करेंगे आपसे, कई सारी चीजें समेटने की कोशिश करेंगे। मैंने आज तक कभी बातचीत करने से बिल्कुल नहीं सर, आपको मना किया है? मुझे खुशी है इस बात की। चाहे आप हो, चाहे तुषार जी हो जी, हमने किसी को तो मना नहीं किया है। या अभिसार जी हो, क्षमा करिए। हाँ, ये अच्छा लगा, इस बार बदलाव हुआ है। 3 साल में 2 साल तो वही थे, तो मैं उन्हीं की अपेक्षा कर रहा था। फिर भी आपका स्वागत है। अभी भी हैं, आप चाहें तो मैं हट जाऊं, नहीं बुलाऊं? नहीं, वो तो तैयार बैठे हैं आपसे बातचीत करने के लिए। वो सवाल पूछेंगे, मुझे मालूम है। जी, खैर सवाल पूछना मेरी भी जिम्मेदारी है सर। आपका अधिकार है, सम्मान है उसका। जी, सबसे पहले कुलभूषण जाधव की मैं बात करूंगा, उस पर आपकी प्रतिक्रिया हालांकि हम कल सुन चुके हैं। लेकिन सर, इंटरनेशनल कोर्ट ने भी आशंका जाहिर की है कि कुलभूषण जाधव पाकिस्तान की जेल में सुरक्षित नहीं है, उनकी जान को वहां खतरा है। इंटरनेशनल कोर्ट ने यह जरूर कहा है कि उनकी फांसी पर तब तक रोक लगाई जाए जब तक अंतिम फैसला नहीं आ जाता, लेकिन पाकिस्तान ने इस फैसले को खारिज कर दिया है। हमें सरबजीत याद आते हैं, जब उनकी रिहाई की उम्मीद बड़ी थी तब भी हिंदुस्तान में पटाखे चले थे। कल भी हमने देखा कि खुशी में आतिशबाजी हुई, लेकिन तब क्या हुआ था सर, अब क्या होगा? देखिए, पहली बात, हम कैसे काम करते हैं। आप लोग इतने खोजी पत्रकार हैं। इस पूरे प्रयोजन में सुषमा जी लगी थी, प्रधानमंत्री का निर्देश था करना है, उनका विभाग लगा था, माननीय अरुण जेटली जी लगे थे, मैं लगा था। लेकिन आप लोग किसी को मालूम नहीं हुआ कि हम लोग क्या कर रहे हैं। तो ये हम कैसे करते हैं शांति से काम। देखिए, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने स्पष्ट कहा है कि पाकिस्तान ने वियना कन्वेंशन का प्रथम दृष्टया प्राइमा फेशी उल्लंघन किया है, फांसी नहीं होगी। और उसके ऑपरेटिव पोर्शन में लिखा हुआ है, पाकिस्तान इस निर्णय को क्रियान्वित करके हमें रिपोर्ट करेगा। और क्षमा करिए, यह पाकिस्तान ने भी बहस किया, उनके वकील ने, हमारे वकील ने भी बहस किया, आप जानते हैं ना जी। दुनिया ने देखा पूरी बहस को। तो मैंने जैसा पहले कहा, पाकिस्तान आज दुनिया की न्याय व्यवस्था के सामने खड़ा है, और इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस को यूएन का मैंडेट भी होता है। और हम भारत पाकिस्तान के हर विषय को नहीं ले जाएंगे, लेकिन वियना कन्वेंशन में यह अधिकार है कि आप समय दें अपने किसी दूसरे देश को, व्यक्ति को पकड़ा मिलने के लिए। और देखिए, आज मैं एक बात बताना चाहता हूं, यहां लोग बैठे हुए हैं, पाकिस्तान कैसे काम करता है। मैं 1 मिनट वक्त लूंगा। मार्च 2016 में उसने खबर किया कि हमने इनको पकड़ा है जी। हम बार बार कहे कि हमें काउंसिल एक्सेस दीजिए, उन्होंने नहीं दिया। करीबन 14-15 बार आग्रह किया। फिर पाकिस्तान ने कहा कि पहले आप सहयोग करिए। 10 अप्रैल को कहता है, पब्लिक एक प्रेस रिलीज है, कि हमने उनको फांसी सजा दे दी और आर्मी चीफ ने कंफर्म कर दिया। और उस दिन पाकिस्तान कहता है कि भारत मदद नहीं कर रहा है इन्वेस्टिगेशन में। आपने फांसी दे दी तो इन्वेस्टिगेशन क्या? तो ये फार्स है, ये मजाक है पाकिस्तान की। और देखिए, आज मैं गर्व से कहना चाहता हूं, भारत क्या है। अगर अजमल कसाब ने मारा तो उसकी जनता ने देखा, हमने उसको फांसी देने के पहले लोअर कोर्ट में वकील दिया, हाई कोर्ट में वकील दिया, सुप्रीम कोर्ट में वकील दिया। यह भारत की न्याय व्यवस्था है, और भारत के कानून मंत्री के रूप में हमको भारत की न्याय व्यवस्था पर गर्व है। अब पाकिस्तान टेस्ट पर है,
देखते हैं क्या होता है। लेकिन सर, हम सरबजीत की चोट खाए बैठे हैं। जब आप विपक्ष में थे तो हमें याद है सुषमा जी ने कहा था कि अगर वो एक सिर काटेंगे तो हम 10 सिर काटेंगे। मोदी जी ने चुनाव से पहले जो भाषण दिए उसमें कहा था कि कोई हमारी तरफ आंख उठाकर भी देखेगा तो हम उसकी आंख निकाल लेंगे। लेकिन अब वो इच्छा शक्ति कम क्यों है? हम क्यों नहीं सिर काट पा रहे, आंख निकाल पा रहे? हम क्यों नहीं पाकिस्तान को उसकी भाषा में जवाब दे पा रहे? हम पाकिस्तान के खिलाफ क्या कह रहे हैं आपको टीवी पर बता के करेंगे क्या? ये मुझे समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन जनता में रोष है सर इसका। एक मिनट, ये आपने टीवी पर ही बोला था कि सर काट के लाएंगे। ये आपने टीवी पर ही बोला था कि आंखें निकाल लेनी चाहिए। जनता के सामने भारत सरकार का एक मंत्री बोल रहा है कि अगर भारत के सेना अध्यक्ष ने कहा है कि भारत की सेना की क्षमता और मजबूती पर विश्वास करिए, समय हमारे ऊपर छोड़िए, तो वो कार्रवाई कर रहे हैं और प्रभावी कर रहे हैं। इतनी बड़ी संख्या में ईंटा फेंकने वाले, स्टोन फेंकने वाले को पैसा कहां से मिल रहा है, कैसे दिया जा रहा है, ये सारी बातें सामने आ रही कि नहीं आ रही? लेकिन पत्थर तो अब भी फेंक रहे हैं सर। एक मिनट देखिए, एक बात जान लीजिए, कश्मीर में पत्थर की आपने बात की ना, वो 2-3 जगह फेंकता है तो लगता है पूरे कश्मीर में हो रहा है। कश्मीर बड़ा है, जम्मू है, कश्मीर है, उसमें आपके कारगिल भी है, उसमें लद्दाख भी है, लेकिन श्रीनगर, अनंतनाग, शोपियां, पुलवामा, और मैं कहूंगा उसी पुलवामा में जहां सेना के एक पदाधिकारी को मारा जाता है, फैयाज को, वहीं पर हजारों लोग लाइन लगाते हैं कश्मीर की पुलिस में नौकरी पाने के लिए। और आज जब मैं फैयाज की बात कर रहा हूं तो मुझे एबीपी पर एक सवाल उठाना है। बार बार मानवाधिकार की बात करने वाले इस देश के बड़े बड़े बुद्धिजीवी जो दिल्ली में भी हैं, वो खामोश क्यों हैं? देश के एक बहादुर 23 साल के लेफ्टिनेंट को, जो कश्मीरी था, अपने भाई की शादी में गया था, उसे मार दिया गया, और मानवाधिकार की बात करने वाले एक लोगों ने नहीं कहा। यही मैं कहता हूं, ये उनके दोहरे चेहरे हैं। जी सर, मैं लौटूं अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे पर, उससे पहले बिहार ले चलना चाहूंगा मैं आपको, क्योंकि देखिए मेरा प्रदेश है वो। हाँ, क्योंकि आपका प्रदेश भी है। और दूसरी बात, आजकल जिस तरीके से विपक्ष आरोप लगा रहा है कि मोदी सरकार छापेमार सरकार बन गई है, चिदम्बरम साहब के ठिकानों पर छापे, उनके घर पर छापे, उनके बेटे के घर पर छापे, लालू प्रसाद जी के 22 ठिकानों पर छापेमारी हो रही है, तो विपक्ष ये भी कह रहा है कि भैया सबको जेल में डाल करके मोदी जी 19 में राज करना चाहते हैं। क्या ये रणनीति है? बड़ा अच्छा काम, जवाब देने दीजिए इसको। ये कौन लोग कह रहे हैं जिन्होंने 12 साल मोदी जी को प्रताड़ित किया, अमित शाह को किया? आपको मालूम है ना? वो चर्चा छोड़िए, लेकिन आप रविशंकर से बात कर रहे हैं, जो चारा घोटाले को उजागर करने वाले वकील रहे हैं पीआईएल में, मालूम है ना? पटना हाईकोर्ट, मैंने ही बस किया था। चारा घोटाला, अलकतरा घोटाला, क्या हम ही ने कहा था लालू जी को कि चारा खाना चाहिए और अलकतरा पीना चाहिए? वो सजायाफ्ता है। क्या हम ही ने कहा था कि बेटी बिजवासन में एक बड़ा प्लॉट खरीदे और आपके सैनिक फार्म में खरीदे, और उनके बेटे फ्रेंड्स कॉलोनी में खरीदे? ये हमने कहा था क्या? पहली बात। क्या हम ही ने कहा था चिदम्बरम के बेटे कार्तिक जी को कि पिताजी वित्त मंत्री हों तो आप 4-5 कंपनी बना करके काम करिए? क्षमा करिए, भ्रष्टाचार करेंगे तो मोदी जी की सरकार में मदद नहीं होगी। और ये हम कहना चाहते हैं, जो हम दूसरे को कहते हो पैमाना हमारे ऊपर भी है। हम गर्व से कहते हैं भ्रष्टाचार नहीं हुआ। देखिए, हमें पीड़ा है। आज मैं लालू जी को देखकर एबीपी चैनल पर एक बात करना चाहता हूं। वो मुझसे बड़े हैं, उम्र में काफी बड़े हैं, 7-8-9 साल बड़े हैं। हम सभी जेपी मूवमेंट के सेनानी रहे हैं, जेल में साथ रहे मीसा में, और जेपी ने कहा था भ्रष्टाचार मिटाना है, नया बिहार बनाना है। और आज लालू जी, आपकी अगुवाई में बिहार का तो जो हुआ, आपके परिवार भ्रष्टाचार की गंगोत्री बन रहा है। इस सवाल का जवाब देना पड़ेगा जी। इसलिए हम कोई प्रताड़ित नहीं करते। शाम को रहेंगे वो हमारे साथ, सवाल पूछा जाएगा उनसे, शाम को रहेंगे उनसे। और मैं अभी एक बात और कह दूं, अभी तक, क्षमा करिए मैं नाम ले रहा हूं, लालू जी के पुत्रों ने या लालू जी की बेटी और दामाद ने यह डिनाई नहीं किया है कि पटना का 7 लाख स्क्वायर फीट का मॉल उनका है या नहीं है, या उनकी कंपनी के द्वारा जिसमें उनका मेजर शेयर होल्डर है। फ्रेंड्स कॉलोनी की प्रॉपर्टी, बिजवासन की प्रॉपर्टी, या सैनिक फार्म की प्रॉपर्टी। हमारे मित्र जयंत घोषाल यहां बैठे हैं, बड़े खोजी पत्रकार हैं, वो काफी खोज निकाल लेते हैं। तो मैं कहूंगा कि लालू जी को एक बार पूछेंगे कि लालू जी, एक बार आप ना कर दीजिए कि यह प्रॉपर्टी आपके बच्चों की है कि नहीं, और कहां से आई है? ये तो सवाल है। ठीक है सर, आगे मैं बढ़ता हूं। अभी आपने अपने संभाषण में कहा कि 3 तलाक के मुद्दे पर देश की प्रमुख महिलाएं चुप हैं। जी, सुशासन बाबू नीतीश कुमार जी क्यों खामोश हैं, यह हमें समझ में नहीं आ रहा है। नहीं, वो तो जब बोलते हैं तो मोदी की तारीफ ही करते हैं। नहीं, फिर मैं कह रहा हूं लालू जी ने भी बधाई दी नए साथी की, आपको उन्हीं की तरफ तो इशारा नहीं किया उन्होंने? देखिए,
मैं नीतीश जी से एक सवाल जरूर पूछूंगा कि नीतीश जी, आपकी छवि सुशासन बाबू की है, तो बिहार की मुख्यमंत्री की कुर्सी के लिए कब तक इस भ्रष्टाचार पर आप कहेंगे कौन सी कंपनी है, मैंने तो देखा नहीं है, भारत सरकार कार्रवाई करे? आप क्यों नहीं करते? वो आपके उप मुख्यमंत्री है ना, तो पब्लिक सर्वेंट है ना। अब चलिए, नीतीश जी की मजबूरी मैं समझता हूं, कभी कभी कुर्सी बहुत मजबूरी के समझौते कराती है। तो उनकी घर वापसी क्यों नहीं करा लेते आप? ये सवाल आप हमसे क्यों पूछ रहे हैं? उनसे पूछिए। नहीं, वो तो प्रशंसा निरंतर कर रहे हैं। जयंत बाबू से पूछिए, जयंत घोषाल जी 2013 में नीतीश जी अपने छोड़ के गए थे हमको, हमने नहीं छोड़ा था उनको। अच्छा, ये तो बता दीजिए कि लालू जी ने जो बधाई दी थी, नया पार्टनर आपको मुबारक हो, वो नया पार्टनर कौन है? भाई, उन्होंने 10 मिनट में उसको ट्विटर से कर दिया कि हमारी दोस्ती चट्टान की तरह है। अब ये सोचना है नीतीश जी को कि वो शोले फिल्म के जय और वीरू बनते हैं लालू जी के साथ, या जो नया हिंदुस्तान बन रहा है इसके लिए कुछ सोचते हैं, उनको सोचना है, हमें नहीं सोचना है। जी, मैं 3 तलाक के मुद्दे पर आ रहा था सर। अभी आपने अपने संभाषण में कहा भी कि 3 तलाक के मुद्दे पर तमाम महिलाएं खामोश हैं, बीजेपी जबकि इतना अच्छा इनिशिएटिव, महिला नेताएं खामोश हैं। महिला नेता, जी हाँ, आपने ममता बनर्जी का नाम लिया, सोनिया गांधी जी का आपने नाम लिया। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं, और ये सवाल अशोक वानखेड़े जी जो हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार बैठे उनका भी है सर, कि विपक्ष ने लगातार आप पर हमला बोला है कि ये जो 3 तलाक का मुद्दा है, इसे सिर्फ चुनाव में फायदा लेने के लिए आप लोगों ने उछाला है, वरना सरकार आपकी है, कानून बनाने से आपको कौन रोकता है? तो क्यों नहीं आप कानून बना देते इस पर? अटॉर्नी जनरल ने भी पिछले दिनों कहा कि अगर सुप्रीम कोर्ट इस मामले में कुछ करे, हलाला के विषय में या 3 तलाक के विषय में, बहुविवाह के विषय में, तो सरकार कानून बनाने के लिए तैयार है। आपको रोका किसने? पहली बात आप जान लीजिए, ये मामला कैसे आगे आया। बहुत सी पीड़ित महिलाओं ने सुप्रीम कोर्ट में गुहार लगाई जी कि ये गलत है, और सुप्रीम कोर्ट ने हमें नोटिस दिया कि भारत सरकार अपना स्टैंड बताए, और भारत सरकार ने अपना स्टैंड बताया और पूरी मजबूती के साथ खड़े हैं। हां, एक बात का गर्व है, ये नरेंद्र मोदी की सरकार है, राजीव गांधी की नहीं है, जो शाहबानों पर झुक गई। शायद देश की मुस्लिम समाज की महिलाओं को इस बात का गर्व था और विश्वास था कि मोदी जी की सरकार इस अत्याचार पर हमारे साथ खड़ी होगी, और हम खड़े हुए। तो अगर ये वो सोचते हैं तो गलत क्या है? लेकिन मामला कोर्ट में है, तो देश के कानून मंत्री को कोर्ट में क्या हो रहा है इस पर मैं कुछ नहीं बोलना चाहूंगा, फैसला आने दीजिए। मैं फिर बहुत विनम्रता से लेकिन बहुत हिम्मत से कहूंगा, नरेंद्र मोदी की सरकार 3 तलाक की पीड़ित महिलाओं के साथ पूरी मजबूती के साथ खड़ी है। और फिर पूछता हूं, यूपी में और बिहार में सबसे अधिक 3 तलाक की पीड़ित महिलाएं हैं, महाराष्ट्र में भी है, बाकी जगह पर है। क्यों खामोश है नीतीश कुमार, क्यों खामोश है लालू प्रसाद, और क्यों खामोश है मायावती जी, सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी? इसका जवाब तो देना पड़ेगा ना कभी कभी। यानी आप विश्वास दिलाते हैं कि ये चुनावी मुद्दा नहीं है? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। देखिए भैया, हम तो ऐसे ही जीत रहे हैं, जनता हमें ऐसे ही आशीर्वाद दे रही है। आपने देखा कि दिल्ली के एमसीडी में हम 10 साल से राज कर रहे थे, फिर भी इतना स्वीप कर गए। तो हम जनता के सामने, और ये विश्वास हमें इसलिए मिल रहा है जनता का कि उनको विश्वास है कि बीजेपी और मोदी जी जो कहते हैं वो करते हैं, और देश को ईमानदारी से आगे बढ़ा रहे हैं। हाँ सर, लेकिन राम मंदिर बना नहीं अब तक। मैं राम मंदिर के विषय पर आना चाहूंगा, क्योंकि आपने कहा मोदी जी जो कहते हैं वो करते हैं। विपक्ष हमेशा याद दिलाता है कि भैया सोमनाथ का मंदिर कांग्रेस ने बनवाया, वहां रामलला की मूर्ति अयोध्या में जो है वो कांग्रेस ने रखवाई, ताला जो है वो कांग्रेस ने खुलवाया। अगर बीजेपी पर कुछ जाता है तो वो विवादित ढांचे को नुकसान पहुंचाने का इल्जाम जाता है सर। अब सुप्रीम कोर्ट से आपको बहुत उम्मीद थी राम मंदिर के विषय में, लेकिन उसने भी कह दिया कि ये मामला जो है आपसी सहमति से सुलझ जाए तो ज्यादा अच्छा है। तो अब मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने भी कह दिया कि राम आस्था का विषय है। तो क्या लगता है आपको इस मुद्दे का भविष्य क्या है? मुझे 2 बात बड़ी अच्छी लग रही है? पहला कि कांग्रेस पार्टी को अब राम की याद आ रही है 44 पर आने के बाद। हाँ, ये पहली बात है। और दूसरी बात यह है कि श्रीमान कपिल सिब्बल, मैं नाम ले रहा हूं, वो राम की आस्था को 3 तलाक की आस्था से जोड़ रहे हैं। मैं कभी कोर्ट की प्रोसीडिंग पर टिप्पणी नहीं करूंगा, लेकिन ये जो तुलना है ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। ये पहली बात मैं कहूंगा, बाकी कोर्ट का विषय है। लेकिन आपने कभी पूछा चारा घोटाले के वकील से, अब आप रविशंकर पूछ रहे हैं रामलला के वकील से। आपको मालूम है ना कि अयोध्या में रामलला का केस मैंने ही बहस किया था, जीते हैं। देखिए, मामला सुप्रीम कोर्ट में है, और मैं इतना ही कह सकता हूं कि इस केस में एक वकील के रूप में पेश होने के कारण जितनी बड़ी संख्या में साक्ष्य हैं कि रामलला पैदा हुए, उस पर हम हाई कोर्ट में जीते हैं, हम सुप्रीम कोर्ट में भी जीतेंगे।
और हमारे मैनिफेस्टो में लिखा हुआ है अगर बातचीत से हो जाए तो, नहीं तो सहमति से या नहीं। और याद करिए, एक टिप्पणी कोर्ट की हुई कि सहमति की अपेक्षा है क्या, कितना चिल्लाए मुसलमान संगठन, याद है ना आपको, आपने देखा होगा कि कोर्ट से फैसला होने दीजिए। तो अब ये तो आप जानते हैं नरसिंहा राव और चंद्रशेखर जी के समय से बात चली है, लेकिन सहमति तभी होती है जब सहमति की बातचीत खुले वातावरण में हो। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि बहुत बड़ी संख्या में, देखिए इस देश के बहुत बड़ी संख्या में मुस्लिम जमात के लोग ये मानते हैं कि हिंदुओं की आस्था का सम्मान करने के लिए वहां होना चाहिए। और एक बात आज मैं कहना चाहता हूं जो मैंने जीतने के बाद कही थी, पता नहीं पुराने पत्रकारों को याद होगा, टीवी पर गया था, कि मुसलमानों ने इस केस में कभी आपत्ति नहीं की कि अयोध्या हिंदुओं के लिए पवित्र है, राम उनके भगवान है। लेकिन यह स्थान वो नहीं है क्योंकि यहां मेरी बाबरी मस्जिद है। आज इलाहाबाद हाईकोर्ट ने निर्णय किया है कि मुस्लिम पक्ष बाबरी मस्जिद के अस्तित्व को साबित करने में असफल हुए हैं। तो मैंने कहा था आपको सुप्रीम कोर्ट जाने का अधिकार है, अगर मानेंगे तो एक नया भाईचारा होगा। बहुत बड़ी संख्या में मुसलमान लोगों ने मुझसे संपर्क किया कि आपकी अपील ने दिल को छुआ, लेकिन जो उनके आका हैं वो नहीं मानते। तो मामला कोर्ट में है तो कोर्ट का फैसला होगा। हम अपेक्षा करेंगे सुप्रीम कोर्ट इस मामले की सुनवाई जल्दी करेगा। आपने रविशंकर जी कहा अभी कि आपको विश्वास है कि मुस्लिम समुदाय हिंदुओं की आस्था को ठेस नहीं पहुंचाएगा और वो आपके साथ इस मुद्दे पर आएगा, लेकिन आप उनकी आस्था को ठेस पहुंचाने की मुहिम क्यों छेड़ रहे हैं? 3 तलाक उनकी आस्था का विषय है। क्षमा करिए, 3 तलाक का सबसे अधिक विरोध उनके समाज के लोगों ने किया, उनकी महिलाओं ने किया। यह आप हमारे ऊपर ना डालिए। और मैं आज एबीपी के मंच से इस देश की खवातीन को सैल्यूट करना चाहता हूं। मुस्लिम समाज की अपनी बहनों को मैं सम्मान करना चाहता हूं। उन्होंने ये हिम्मत दिखाई कि यह जघन्य है, यह संवैधानिक है और शायद उनके अनुसार कुरान भी इसकी इजाजत नहीं देता। लेकिन वो कहते हैं कि गलत है लेकिन जायज है। देखिए, अब आप फिर मुझे कोर्ट की बहस पर डाल रहे हैं, ये मुझे नहीं बोलना। मैं देश का कानून मंत्री हूं। एक बात मैं अवश्य कहना चाहूंगा, क्योंकि आपका चैनल और यह कार्यक्रम देश देखता है, समय के अनुसार कानून में बदलाव होने चाहिए। भारत में बाल विवाह था, शारदा एक्ट आया। सती प्रथा थी, उसके खिलाफ कानून आया। पहले महिलाओं को कानूनी अधिकार संपत्ति में नहीं थे, तो फिर 1937 में आया, बाद में उसको पूरा किया। हमने दहेज कानून में भी सख्ती किया। आपने देखा कई सास लोग बहुत आपत्ति करती हैं कि हमारी बहुएं बहुत तंग करती हैं। हमने कहा बिल्कुल नहीं, ये देश के लिए जरूरी है और दहेज के खिलाफ कानून रहना चाहिए। आपने देखा बलात्कार का मामला है निर्भया में, उसमें कानून को सख्त किया गया। तो समाज को, गतिमान समाज को समय के अनुसार बदलना चाहिए। और अगर अफगानिस्तान बदल सकता है, पाकिस्तान ने चेंज किया, बांग्लादेश ने चेंज किया, मोरक्को ने किया, इजिप्ट ने किया, इंडोनेशिया ने किया, तो भारत क्यों नहीं? वो तो सभी मुस्लिम बहुल देश है। ये सवाल जी, मैं जनता के सवाल पर आगे बढ़ूं सर, उससे पहले चूंकि आप आईटी मिनिस्टर भी हैं, आईटी को लेकर के बहुत सारे लोगों ने मुझसे सवाल पूछा है कि रविशंकर जी से पूछिएगा, आईटी सेक्टर में जो लेआउट आया है उसकी वजह से लोगों को नौकरियों की दिक्कत हो रही। 56,000 जॉब्स लोगों के जा चुके हैं। आपके आने के बाद क्या यही बदलाव होना था? पहली बात मैं कह दूं, ये नंबर गलत है। मैंने स्वयं इसकी इंक्वायरी किया है और 1-2 दिन में मैं विस्तार से प्रेस कॉन्फ्रेंस करूंगा, इसको बताऊंगा। नैस्कॉम ने मुझे बताया कि पिछले 3 साल में लगभग 4.5 से 5 लाख जॉब ऐड हुए हैं। समझ गए? ये मैं कॉमन सर्विस सेंटर चलाता हूं, बताया ना, उसमें लगभग 5 लाख लोग काम करते हैं। ये जो मैंने इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग की बात किया, मोबाइल इलेक्ट्रॉनिक्स, बाकी इलेक्ट्रॉनिक्स, उसमें मिलाकर लाखों लोग काम कर रहे हैं। ये आपका जो स्टार्टअप मूवमेंट है, ये इतना बड़ा है। देखिए, भारत की डिजिटल इकॉनमी बहुत बढ़ रही है, बात समझिए। और जैसे ये मुझे बताइए कि एबीपी चैनल 2-3 साल में अपने कुछ लोग को हटाता है ना, कुछ नए लेता है ना। नहीं, हम किसी को नहीं हटाते सर। चलिए, अब ये हमसे आप बहस मत करिए, मैं आपके बारे में बहुत जानता हूं, आपके चैनल के बारे में, छोड़ दीजिए उसको आप। लेकिन मेरा खाली कहना क्या है कि कुछ रूटीन चीजें होती हैं, लेकिन ये संख्या गलत। मैंने स्वयं मालूम किया, चर्चा की। आज भारत के आईटी सेक्टर में जबरदस्त नियोजन की संभावनाएं हैं, संभावनाएं बढ़ रही हैं और भारत की डिजिटल इकोनॉमी आने वाले 500 से 700 वर्षों में 600 लाख करोड़ की हो जाएगी। और जब मैं डिजिटल इकोनॉमी की बात करता हूं तो मैं आईटी की बात करता हूं, मैं कम्युनिकेशन की बात करता हूं, इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग की बात करता हूं, मैं ई कॉमर्स की बात करता हूं, मैं साइबर सिक्योरिटी में जो नौकरियां बढ़ रही हैं। तो ये पूर्णता का विषय है। अब किसने खबर लिखी, मैं कोई टिप्पणी नहीं करूंगा, लेकिन मैं विस्तार से यहां जवाब दे रहा हूं। बाकी जल्दी ही मैं इस पर एक
3 साल के प्रेस कॉन्फ्रेंस में बहुत विस्तार से और बताने वाला हूं। चलिए, इंतजार रहेगा उस प्रेस कॉन्फ्रेंस का। आप डिजिटल इंडिया की बात कर रहे हैं सर, यहाँ इंटरनेट की स्पीड जो है हमेशा से समस्या का कारण रही है। हम विदेशों से तुलना करें तो बहुत ही कछुआ चाल से यहाँ का इंटरनेट काम करता है और उस वजह से डिजिटल इंडिया का सपना आप कैसे पूरा करेंगे? इसके अलावा भी दिक्कत ये है सर कि अगर बात की जाए डिजिटल पेमेंट्स की, तो अब जितना सरकार ने उसे पहले प्रोत्साहित किया था, अब नहीं है। नोटों का जिस तरीके से प्रचलन बढ़ा है, लोग डिजिटल पेमेंट से दूर हुए हैं। तो क्या उसके प्रोत्साहन का जो आपने प्रयास किए थे वो अब कम हो गए? मैं एक या जवाब उसके लिए कोई एजेंडा नहीं है? एक जवाब दूं। आपको मालूम है भीम ऐप 2 करोड़ लोग यूज कर रहे हैं आजकल। 1400 करोड़ रुपए का ट्रांजैक्शन उस पर हुआ है। लगभग 800 से 12% का इंप्रूवमेंट हुआ है पेमेंट में। ये जो पेटीएम है या बाकी है वो कितना बढ़ रहा है। देखिए, कैश को हमने कहा मना नहीं किया, कैश वैधानिक आना चाहिए, एक बात। और भारत की डिजिटल इकोनॉमी बहुत ही बढ़ रही है। अब आपने कहा आपने उसके पॉपुलैरिटी का क्या कर रहे हैं। ये डिजिटल मिला हमने क्या किया, ये लोगों को जो हमने पुरस्कार दिया करोड़ों रुपया, वो क्या किया आपने भी देखा होगा। और अभी जो मोदी जी ने ऐप किया है आधार ऐप, वो हमने क्या किया है। अब मैं चाहता हूं आपके चैनल पर दिखाई दूं ये आधार पेमेंट क्या है। ये हमारा स्मार्टफोन है। आप गए किसी दुकान में, सिर्फ आपको कहना अपना आधार नंबर और बैंक से जुड़ा हो। 42 करोड़ बैंक अकाउंट जुड़े हुए हैं। यहां लगा रहेगा एक आपके बायोमेट्रिक्स, आप अंगूठा लगा दीजिए, आपका पेमेंट हो जाएगा जी। अब सबसे मजे की बात क्या है कि पहले अंगूठा छाप कहते थे, याद है ना आपको? जी जी। आजकल अंगूठा लगाइए और पेमेंट करिए। ये भारत की साख है, ये भी हम कर रहे हैं। अच्छा, इसी पर आधार की आपने बात की तो मुझे याद आया, मुझे फेसबुक पर अमित मोदी ने एक सवाल भेजा था कि सत्ता में आते ही ऐसा क्या हो गया कि आप जो पहले आधार कार्ड के खिलाफ जमकर प्रचार करते थे, उसी आधार कार्ड को अब जबरदस्ती जनता पर थोप रहे हैं? देखिए, आधार कार्ड हम सत्ता में आए, हमने पढ़ा, समझा, सुधारा, एक कानून बनाया। मनमोहन की सरकार ने कानून नहीं बनाया था। और आपने आधार की बात कही है तो फिर चूंकि एबीपी चैनल देखा जाता है तो सोचता है ये भी दिखाई दूं। देखिए, ये है मेरा आधार कार्ड, मेरा नाम है, मेरी फोटो है, मैं एक मेल हूं और मेरे पटना का एड्रेस, और कुछ नहीं कि मेरे माता पिता कौन थे, मेरी धर्म क्या है, मेरी जाति क्या है, मेरा संप्रदाय क्या है, मेरी इनकम क्या है। जो प्रोफाइल होता है ऐसा कुछ नहीं। और ये सब सिस्टम में है। और मैं देश का आईटी मंत्री हूं, मैं अपना भी बायोमेट्रिक्स और आंख का निशान आपको दूंगा तो मेरे खिलाफ भी केस हो जाएगा। इतना सख्त कानून है। लेकिन मैं आपसे एक बात कहूं, गरीब को तो कोई परेशानी नहीं है। गरीब के अकाउंट में पैसा जा रहा है, वो बहुत ही खुश है। उसको एक आइडेंटिटी मिली तो वो बहुत खुश है। अब कुछ लोग परेशान हैं। मैं आज आपके चैनल पर कहूंगा, आधार सेफ है, सुरक्षित है, सिक्योर है। और इससे हम देश को बदलने की बात कर रहे हैं। 114 करोड़ लोग आज आधार पर हैं और आज यूएन हमें तारीफ कर रहा है। अफ्रीका के देशों से आग्रह है कि हमें बताइए। तो दुनिया हम पर खुश है। अब कुछ लोग हमेशा नाराज रहते हैं। तो हम मेरी सोच एक बात होती है, इसमें कोई सार्थक आलोचना करे उसको मैं सल्यूट करूंगा, लेकिन कुछ लोग जाग कर सोने का स्वांग करते हैं, उसके पास मेरे पर कोई जवाब नहीं है जी। उनको मोदी जी अच्छे नहीं लगते तो हम क्या कर सकते हैं। उनको मैं कहूंगा, नमस्ते, आप जनता के आशीर्वाद की प्रतीक्षा करिए। ठीक है, मैंने अपने सवाल अब रख लिए क्योंकि जनता के सवाल बहुत आ गए हैं सर, वो मैं एक एक करके आपसे पूछता हूं। अनूप कौल साहब का सवाल है ये हमारे बीच से ही कि हम कश्मीरी हिंदुओं का जो कि निष्कासित जीवन जी रहे हैं, हमारे लिए कौन से कोर्ट में सुनवाई हो सकती है? देखिए, मैं बहुत विनम्रता से कहूंगा कि कश्मीर के हिंदुओं के साथ हमारी सरकार की प्रामाणिकता बहुत ही स्पष्ट है, प्रतिबद्धता। आपको याद होगा, पहले ही साल में हमने 500 करोड़ रुपए की उनकी व्यवस्था की थी। स्वयं वहां हमारी जो मुख्यमंत्री, उन्होंने कहा है कि हिंदुओं को आना चाहिए, उसके लिए हम बाकी। लेकिन एक बात समझिए कि पाकिस्तान कश्मीर में अपनी हार के कारण खुराफात करने की कोशिश कर रहा है और उसका माकूल जवाब भी दिया जा रहा है। मैं इतना ही कहूंगा, थोड़ा हमें समय दीजिए, कश्मीर में शांति बनाकर हम इज्जत से इन्हें लाएंगे, ये हम आपको आश्वस्त करना चाहते हैं। अगला सवाल है सर चांदना राठी जी का। वो जानना चाहती हैं कि कौन सी मिनिस्ट्री को हैंडल करना अब तक आपके लिए मुश्किल रहा, कोल एंड माइन, आईटी या फिर लॉ एंड जस्टिस? अब ये देखिए, मेरा एक सोच बड़ी स्पष्ट है। मैं काम करता हूं और जनता मेरे ऊपर सर्टिफिकेट दे। लेकिन आज मैं एबीपी चैनल पर एक बात कहना चाहता हूं। जब पहली बार मैं कोल माइंस मिनिस्टर बना तो अटल जी तो हम लोग के पिता तुल्य थे। तो मुझे था कि कहीं मैं विदेश में जाऊंगा या वित्त विभाग में जाऊंगा जी। तो मैं अटल जी के पास गया तो उन्होंने कहा कि, मैंने पूछा कि आपने मुझे कोयले में भेज दिया?
तो हंसते हुए कहा, बिना कालिख लगाए बाहर आइएगा। कितनी बड़ी बात कह गए। और मुझे गर्व है कि मैंने 1.5 साल में कोल इंडिया के लॉस को प्रॉफिट में बदल दिया, माइनिंग को खोला। आईएनबी मिनिस्टर बना तो यहाँ बैठे हुए हैं घोषाल जी, बहुत मुझे फॉलो करते थे। ये गोवा का फिल्म फेस्टिवल लाया, ये आपके एफएम चैनल को लिबरलाइज किया मैंने। और आपको जानकर खुशी होगी कि फिल्मों में माफिया मनी को कम करने में मेरी कुछ भूमिका रही है। स्वर्गीय यश चोपड़ा जी के साथ, वो चेयरमैन थे फीकी के एंटरटेनमेंट कमेटी के, सुषमा जी ने इसको उद्योग बनाया था। आज आपने देखा मैंने बीएसएनएल को टर्न अराउंड किया, मैंने पोस्टल को आगे बढ़ाया, गंगा जल को गंगोत्री और ऋषिकेश से पहुंचा दिया ई कॉमर्स के थ्रू। अब आईटी की क्रांति कर रहा हूं, कानून की कर रहा हूं। तो मैं जहां जाता हूं काम करता हूं। मुझे प्रधानमंत्री जो भी विभाग देंगे ईमानदारी से काम करता हूं। फैसला करना आपका काम है, जनता का काम है। न मुझे किसी विभाग से प्यार है न किसी से दुराव है, ईमानदारी से काम करता हूं। आपने वाजपेयी जी की प्रशंसा की, उनको याद किया, उनकी तारीफ की। वाजपेयी जी से जुड़ा एक सवाल आया है मेरे पास कि कश्मीर की समस्या के हल के लिए वाजपेयी जी हुर्रियत लीडर्स से बात करने के पैरोकार थे। अब आप कहते हैं कि हुर्रियत नेताओं से बात नहीं होगी, तो क्या वाजपेयी जी गलत थे? वाजपेयी जी बिल्कुल सही थे, हम भी सही हैं। वाजपेयी जी ने एक बात कही थी कि इंसानियत के दायरे में, जमहूरियत के दायरे में बात होनी चाहिए, है ना, और कश्मीरियत जी। आज अगर टीवी पर यह दिखाया जा रहा है आपके चैनल और बाकी के द्वारा कि पाकिस्तान से पैसे लेकर हुर्रियत के लोग ढेले फेंकवा रहे हैं, हिंसा करवा रहे हैं, कश्मीर के लोग मारे जा रहे हैं, तो ये कौन सी इंसानियत है? अगर वो लेफ्टिनेंट फयाज खां मारा गया, जो भी नाम था क्षमा करिए, और उस पर हुर्रियत के लोग खामोश हैं, तो ये कौन सी इंसानियत है और ये कौन सी कश्मीरियत है? तो इसका जवाब तो देना पड़ेगा ना। तो भारत सरकार जहां सख्ती करनी होगी वहां सख्ती भी करेगी। कश्मीर की आवाम के लिए हमारे द्वार खुले हैं। और आज एबीपी चैनल पर बैठकर मैं पुलवामा के उन सारे नौजवान भाइयों और बहनों को सलाम करता हूं, जहां लोग मारे जा रहे हैं वहीं वो कश्मीर की पुलिस में भर्ती होने के लिए लाइन लगा रहे हैं। ये भी कश्मीर है, तो दोनों को साथ लेकर चलना पड़ेगा। यूसुफ अंसारी साहब वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ हैं। उनका सवाल है कि सुप्रीम कोर्ट में एजी मुकुल रोहतगी ने सुप्रीम कोर्ट में मुस्लिम समाज के प्रचलित सभी तलाकों को ख़त्म करने की बात कही है। क्या आप इस पर कानून बनाएंगे? क्योंकि इसमें यह कहा गया कि जिस तरीके से तलाक का प्रोसीजर कुरान में बताया गया है उसी को अडॉप्ट किया जाए, उसी को आगे बढ़ाया जाए। तो अगर आप कानून बनाएंगे तो क्या इस चीज़ का ख्याल रखेंगे? यूसुफ साहब बड़े पत्रकार हैं, हमारे अजीज भी हैं, उनको ये समझना चाहिए कोई मामला कोर्ट में जजमेंट रिजर्व हो गया है तो देश के कानून मंत्री को कुछ नहीं बोलना चाहिए। जजमेंट होने दीजिए, जो भी करना हो करेंगे। ठीक। अगला सवाल मैं लेता हूं आइए रिजवी साहब का। ये पूछते हैं कि सरकार रोजगार सृजन में पिछड़ रही। श्रम ब्यूरो के सर्वेक्षण के मुताबिक 2015 में सिर्फ 1.3 लाख रोजगार सृजित हुए, जो पिछले 7 सालों में सबसे कम है। 2009 में यह आंकड़ा 12.5 लाख था। सरकार इस पर क्या कर रही है और इससे कैसे निपटेगी? देखिए, मैंने सुबह में वो रिपोर्ट देखी है। जब तक मैं उस रिपोर्ट का अध्ययन नहीं करूंगा मैं कोई टिप्पणी नहीं करूंगा। लेकिन मैं एक बात आज आपके इस शिखर सम्मेलन में बोलना चाहता हूं। मैंने अभी कहा कि 4.25 लाख करोड़ रुपए 7 करोड़ 45 लाख देश के छोटे कारोबारियों ने लिया। तो इसमें से अगर 3 करोड़ लोगों ने भी एक को ऐड किया होगा, या 2.5 करोड़ ने किया होगा, या 2 करोड़ ने किया होगा, तो सीधा जॉब हुआ कि नहीं हुआ? जी। मैंने आईटी के बारे में विस्तार से आपको चर्चा की। तो कई जगह जो बाकी सेक्टर हैं उसकी चर्चा आज मैं बताऊं। हमने किसानों के लिए जो खोला है आपके ये सॉइल हेल्थ कार्ड, और उनके लिए जो बाकी कहा है कि बेचने के लिए लगभग 250 मंडियां, ये सब जॉब क्रिएट कर रही कि नहीं कर रही? तो मुझे लगता है कि इसके बारे में कुछ नए तरीके से सोचने की जरूरत है। लेकिन हां, मोदी जी की सरकार में रोजगार बढ़ रहे हैं, रोजगार और बढ़ेंगे क्योंकि देश की अर्थव्यवस्था मजबूत हो रही है। तलाक पर सर एक और सवाल आया है आयशा सिद्दीकी जी का, जो कि एडवोकेट हैं सुप्रीम कोर्ट में। ये पूछती हैं कि आप कानून बनाने की बात कर रहे हैं, ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन क्या उससे प्रक्रिया और जटिल नहीं हो जाएगी? जो तलाक अभी घर बैठे हो जाता है वो बहुत पैसे खर्च होंगे, तलाक रुकेगा नहीं। जो गरीब हैं वो कैसे फाइट करेंगे उसके लिए? देखिए, मुझे एक बात कहनी है, मैं उनका सम्मान करता हूं, मेरा उनसे परिचय नहीं है, लेकिन घर बैठे व्हाट्सएप से 3 बार तलाक 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 कर दिया जाए, उसे उचित माना जाए, मैं नहीं मानता। मुझे मालूम है कि देश की बहुत बड़ी संख्या में मुस्लिम समाज की हमारी बहनें भी उचित नहीं मानती हैं। अब अगर उनका विचार है तो मुझे कुछ नहीं कहना है। देश में मैं आपसे एक बात कहूंगा, यहां बैठे हमारे पुराने मित्र जानते हैं
कि मैं विद्यार्थी परिषद का कार्यकर्ता रहा हूं, संघ का स्वयंसेवक रहा हूं और जेपी मोहन का सिपाही रहा हूं। ये भारत की राजनीति को मैं ऑब्जर्व करता रहा हूं। ये भारत की राजनीति में एक डिफाइनिंग मोमेंट है। देश की बहुत बड़ी संख्या में खवातीनों का, अक़लियत समाज की बहनों का सामने आना खुलकर, ये भारत बदलाव की ओर बढ़ रहा है। ठीक है, मैं भविष्य की तरफ बढ़ता हूं सर। अब 2019 का रुख करते हैं, क्योंकि मोदी सरकार, मोदी के खिलाफ लामबंदी हो रही है, अब महागठबंधन की बात हो रही है। तो अगर पूरा एक महागठबंधन बनता है तो उससे कैसे निपटा जाएगा, क्या रणनीति होगी? देखिए, पहली बात, महागठबंधन एक डर का गठबंधन है। मोदी जी का डर, भाजपा का डर, कोई विकल्प नहीं है। और कांग्रेस पार्टी जो देश में एक मुफ्त राज करती थी, अभी भूलती नहीं है, उसको आज सहारों की जरूरत पड़ रही है। इसमें एक समस्या है, देश बहुत आगे निकल गया है। हिंदुस्तान आज आशा अपेक्षाओं का है। अब फिर वही हारे हुए, थके हुए, भ्रष्टाचार में फंसे हुए लोग। देखिए मोदी जी कैसे देश को जगाते हैं। मैं एक बात कहना चाहता हूं। एक इमामुल हक है जी, वो जलपाईगुड़ी में चाय के बगान में मजदूर है। उसकी मां मर गई थी, एम्बुलेंस नहीं आ पाया। उसने अपने मोटरसाइकिल पर गरीब लोगों को लेकर जाता अस्पताल, वहां नहीं है अस्पताल। उसने 2000 लोगों की जान बचाई है। एक दिन पीएमओ से फोन आया कि आप ऐसे हैं, आप ऐसा काम करते हैं। कहा जी जनाब। कहा आपसे प्रधानमंत्री बात करेंगे। पीएम ने बात किया, कहा कि हम तुम्हें पद्मश्री दे रहे हैं। बात समझ गया? एक गरीब मजदूर जो ये बड़ा काम कर रहा है, मोदी जी को मालूम है। ये इमरान खान जो हमारे आईटी में बड़ा काम कर रहा था अलवर से, उसका सम्मान मोदी जी लंदन में करते हैं। तो आम आदमी भविष्य की ओर देखता है। सोनिया जी, लालू जी और बाकी लोग अतीत में जीते हैं। मैं एक बात पूछूंगा, इस महागठबंधन का भारत को बनाने का एजेंडा क्या है? भारत के बदलाव का एजेंडा क्या है? वही 2G घोटाला, वही कोयला घोटाला, वही स्पेक्ट्रम घोटाला, वही चारा घोटाला, वही अलकतरा घोटाला? अगर ये है तो देश तय करेगा। लेकिन आप कह रहे हैं कि ये महागठबंधन एक डर का गठबंधन है, और गठबंधन से आवाज आ रही है कि ये जो कार्रवाई आप करवा रहे हैं लालू जी पर, चिदम्बरम साहब पर, ये डर की कार्रवाई है। आपको लगता है कि महागठबंधन बन जाएगा? विस्तार से बता दिया। लालू जी की बात, चिदम्बरम साहब तो देश के बहुत बड़े वकील हैं। तो उनके बेटे के खिलाफ एफआईआर में क्या आरोप है, ये तो आप देख रहे हैं ना। ईडी ने भी बताया है। अभी तक चिदम्बरम साहब ने भी आरोप पर कुछ जवाब नहीं दिया। मैं फिर आ रहा हूं, उनके बेटे ने भी आरोप पर कुछ जवाब नहीं दिया है। तो बाकी तो आप बोलेंगे पूर्वाग्रह है। रविशंकर जी, 2000 मैं हमेशा एक कहता हूं, कहने को तो बहुत है, एक बात बता दे, कारवां लुटा कहां? तो साफ साफ बताइए ना, ये नहीं बता रहे हैं। ये बात है। 2019 का जो एजेंडा है वो पुराने वादों पर बहुत कुछ निर्भर करता है। हर घर की बात गरीब के लिए, हर घर की बात प्रधानमंत्री जी ने कही। लेकिन हम अक्सर रिपोर्ट्स दिखाते हैं कि अभी शौचालय ही नहीं बन पाए हैं, और धांधली ये हो रही है कि उन्हें बनाने के नाम पर पैसा हड़प कर लिया गया। वो बने नहीं है, कागजों में दिखा दिया गया, बन गए हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना के नाम पर फर्जीवाड़ा चल रहा है। गरीबों के घर जो है वो आधे बना करके छोड़ दिए गए हैं। ये सब अगर चलता रहा तो आपको लगता है 2019 में जिस वर्ग की आप बात कर रहे हैं, जिसने सबसे ज्यादा भरोसा मोदी जी पर किया, उसका भरोसा कायम रहेगा? देखिए, मैं दो चीजें देखूंगा। 4 करोड़ शौचालय बने हैं, मुझे मालूम है। हम लोग स्वयं मॉनिटर करते हैं, जाते हैं, आगे भी जाएंगे। अगर कहीं गड़बड़ी हुई तो कार्रवाई होनी चाहिए। हम मॉनिटर कर रहे हैं। हम कभी गड़बड़ी को छुपाने वाले नहीं हैं और आपको कभी गड़बड़ी दिखाने से रोकने वाले नहीं हैं। लेकिन सर वो गड़बड़ी मीडिया में दिखाई जाती है, तब जाके सुधार होता है उसमें। तो नहीं, हम अपनी रिपोर्ट्स में दिखाते हैं सर। रात को 10 बजे का कार्यक्रम देखा कीजिए, मैं ही करता हूं। हम उसमें दिखाते हैं कि किस तरीके से जब मीडिया में रिपोर्ट आई उसके बाद प्रशासन जागा, सरकार जागा। मैं एक बात, ये जरूरत क्यों पड़ती है? शायद आपके सामने ये नहीं मालूम होता है कि कितनी बार हम लोग कार्रवाई करते हैं। दोनों बातें हैं, लेकिन हम आपके उस दिखाने का सम्मान करते हैं। देखिए, अभी आपने एक बात कही ना, इसका जरा पॉजिटिव एस्पेक्ट देखिए। जरा उन 2 करोड़ महिलाओं से बात कही जिनको गैस का चूल्हा मिल गया, जिनकी आंखों में धुएं की तलखी खत्म हो गई, वो भी दिखाते हैं सर। एक बात, हमारे जो आईटी में नीचे में महिलाएं काम कर रही हैं, चाहे वो बैजंती देवी हो या बाकी दलित महिलाएं हैं जो हिमालय में काम कर रही हैं, उनसे भी बात करिए। हम ये कभी नहीं दावा करते कि 3 साल में हमने सब कुछ ठीक कर दिया है। भारत ठीक होने के रास्ते में है। बाकी सवाल जो आप 19 में करिएगा। और देखिए, मैं एक बात कहूंगा, हिंदुस्तान की जनता, ये पब्लिक है, सब जानती है।
एक बात उनको मालूम हो जाए कि मोदी जी का, भाजपा का और उनकी टीम का रास्ता ठीक है तो वो खड़ी होती है, बाकी तो आप देख रहे हैं। लेकिन हां, आपकी सार्थक आलोचना का हम सम्मान करते हैं, जो भी सुधार करने की जरूरत होगी वो करेंगे। 2019 में सबसे बड़ा वादा क्या होगा जनता से? किस वादे को लेकर के आप जाएंगे या पुराने ही वादे? 2017 की मई भी खत्म नहीं हुई, लेकिन सर रिहर्सल तो शुरू हो ही गई है, वार्म अप अभी तो एक्सरसाइज मुझे लगता है शुरू कि हो आप चुकी है। 2018 में भी मुझे बुलाएंगे 4 साल होने जी पर। बिल्कुल। तो अभी पूछने को बहुत कहानियां हैं, आगे आगे देखिए होता है क्या, भारत को मजबूत करते जाएंगे। मैं चलते चलते आपसे जरूर चाहूंगा, एबीपी न्यूज के दर्शकों से आप जो कहना चाहें वो कह सकते हैं। मैं एबीपी के दर्शकों को नमस्कार करता हूं, बहुत स्नेहिल भरा प्यार देता हूं। यहां आकर मुझे बहुत अच्छा लगता है। बड़े तीखे सवाल भी पूछे जाते हैं और हल्के फुल्के भी, लेकिन हमें अपने काम का जवाब देना पड़ता है। और जमहूरियत में, लोकतंत्र में आपने काम क्या किया ये आकर बताइए, जो और करना है वो समझाइए। उसका मौका मुझे इस मंच पे मिलता है, इसके लिए एबीपी को बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी हम करना चाहेंगे। रविशंकर प्रसाद जी, आप हमारे साथ जुड़े, धन्यवाद। आप इस कार्यक्रम में आए और आते रहें इसी तरीके से। आपको बहुत और बहुत आप बुलाते रहें। बिल्कुल बिल्कुल सर, बैठिएगा 1 मिनट। बहुत बहुत शुक्रिया आपका रविशंकर प्रसाद जी, आपने वक्त निकाला, आप शिखर सम्मेलन में आए। मैं अनुरोध करना चाहूंगी। ये है एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे। ये है एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे।